नमस्कार, आज मैं आप सबों को जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानकारी दूंगी। 19वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी का एकीकरण यूरोप में राष्ट्रीयता की महाविजय का सूचक था। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नायक प्रशा का चांसलर बिस्मार्क था, किंतु इसके लिए जर्मनी में बिस्मार्क के रंगमंच पर आने की पहले से ही तैयारी हो रही थी। जर्मनी में देशभक्ति तथा उदारवाद का बीजारोपण फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट 1798 टू 1814 द्वारा किया गया था। नेपोलियन की सेनाओं के आक्रमण का प्रतिरोध करने से जर्मनी में देश प्रेम की भावना प्रज्वलित हुई। अपनी विजय के उपरांत नेपोलियन ने जर्मनी का राजनीतिक पुनर्गठन करते हुए राज्यों की संख्या कम कर दी। ऐसा करके उसने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। इतिहासकार ई लिप्सन का यह कथन सत्य है कि यह इतिहास का व्यंग है कि नेपोलियन आधुनिक जर्मनी का निर्माता था। इसके साथ ही फिक्टे जैसे लेखक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर जर्मन जनता को प्रेरित कर रहे थे कि वह देश के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापना के लिए कार्य करें। फिक्टे, कांट तथा हीगेल जैसे दार्शनिकों ने जर्मन आदर्शवादी दर्शन को नई दिशा प्रदान की। कांट के राजनीतिक विचारों पर स्पष्टतः फ्रेंच क्रांतिकारियों के विचारों की छाप थी। फिक्टे ने अपने आदर्शवादी दर्शन का इस्तेमाल नेपोलियन के आक्रमणों के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध को विकसित करने के लिए किया। हीगेल ने भी जर्मन राष्ट्र की आस्था का विचार जर्मन जनता को दिया। यहाँ तक कि इस दौर का संगीत भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। जर्मन में राष्ट्रीयता की भावना को पुष्ट करने में फानस्टाइन, लिंडनबर्ग तथा हमबोल्ट जैसे सुधारकों का भी योगदान रहा। इन्होंने प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सुधार करके प्रशा को एक शक्तिशाली आधुनिक राज्य बनाया और इसी कारण वह जर्मनी के एकीकरण में नेतृत्वकारी भूमिका अदा कर सका। राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष का प्रभाव। प्रथम चरण। जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष का पहला चरण 1815 से 1819 का था। यह चरण जर्मनी में उदारवाद के सिद्धांतों पर आधारित संवैधानिक शासन की स्थापना के लिए संघर्ष का दौर था। इसमें मुख्य भूमिका छात्रों तथा बुद्धिजीवियों की थी तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय इस आंदोलन के केंद्र में थे। आंदोलन का लक्ष्य प्रजातांत्रिक संवैधानिक शासन के अंतर्गत देश की राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना था। प्रथम दौर के इन प्रयासों का दमन करने में मुख्य भूमिका ऑस्ट्रिया तथा वहां के चांसलर मेहरनिख की थी। जर्मन एकीकरण की दिशा में प्रथम सार्थक कदम 1834 में उठाया गया। उस वर्ष प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के 18 राज्यों ने एक आर्थिक संघ जाल्वेरीन की स्थापना की। जाल्वेरीन ने जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के लिए जमीन तैयार की। जर्मनी के एकीकरण का दूसरा चरण 1848 से 50 का दौर यूरोप में क्रांति का दौर था। इस क्रांतिकारी उभार से जर्मनी भी अछूता नहीं रहा। एक उग्र उदारवादी जनतांत्रिक आंदोलन ने संपूर्ण जर्मनी को प्रभावित कर दिया। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए फ्रैंकफर्ट असेंबली का गठन हुआ था तथा देश में संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए कदम उठाए गए। फ्रैंकफर्ट संसद का जन्म जनता के लिए स्वस्फूर्त आंदोलन का परिणाम था, किंतु इसके सदस्यों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे जर्मनी के एकीकरण से जुड़ी पेचीदा समस्याओं का समाधान कर सके। अतः फ्रैंकफर्ट प्रयोग की असफलता के प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यद्यपि 1848 से 50 का प्रयास पूर्णतः विफल रहा, किंतु इस विफलता से जर्मन राष्ट्रवादियों ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे जिनका लाभ भविष्य के प्रयास में मिला। सर्वप्रथम तो जर्मनी को यह समझ में आ गया कि उनके राष्ट्रीय एकीकरण में मुख्य बाधक शक्ति ऑस्ट्रिया है। अतः जर्मनी का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर खदेड़ना जरूरी था। जर्मनी का एकीकरण प्रशा के राज्य के नेतृत्व में ही संभव है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक वित्स्के ने लिखा, हमारी पितृभूमि नहीं है तथा केवल होहेनजालर्न उसे प्रदान कर सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण का अंतिम चरण। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के अंतिम चरण 1862 से 70 का नायक बिस्मार्क था।
बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था तथा प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने उसे 1862 में प्रसा का चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने घोषणा की थी कि मेरे जीवन की महानतम महत्वाकांक्षा जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना है। यहाँ यह स्मरणीय है कि बिस्मार्क के लिए जर्मनी के एकीकरण का अर्थ था संपूर्ण जर्मनी को प्रसा राज्य के अधीन लाना। जर्मनी के एकीकरण के लिए किस कार्यनीति पर चलना है, इस संबंध में बिस्मार्क की समझ साफ थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि युग के महान प्रश्नों का हल भाषणों तथा संसदीय बहुमत से नहीं अपितु रक्त और तलवार से होता है। इस कार्यनीति पर काम करते हुए इसे एक ओर तो प्रशा को एक महान सैन्य शक्ति बनाना था तथा दूसरी ओर ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने के उपरांत युद्ध में पराजित कर जर्मनी से बाहर करना था। प्रसा में सैन्य सुधार की दिशा में मुख्य योगदान रून तथा मोल्के को जाता है। इन सुधारों को प्रसा के राजा का भी समर्थन प्राप्त था, किंतु प्रसा की संसद देश के सैन्यीकरण के पक्ष में नहीं थी तथा उसने सेना के बजट को पारित करने से इनकार कर दिया। बिस्मार्क ने संसद की उपेक्षा करते हुए बजट पारित न होने के बावजूद सैन्य सुधारों को जारी रखा। कुछ ही समय में प्रशा की सेना यूरोप की सबसे अधिक शक्तिशाली सेना हो गई। सैनिक तैयारी पूर्ण हो जाने पर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने और युद्ध में पराजित करने के लिए चाल चलना आरंभ कर दिया। ऑस्ट्रिया को अलग थलग करना विशेष कठिन कार्य नहीं था। इटली ऑस्ट्रिया का दुश्मन था। रूस से ऑस्ट्रिया के संबंध तनावपूर्ण थे। ग्रेट ब्रिटेन की सहानुभूति जर्मन जनता के साथ ही थी। अतः ये शक्तियाँ प्रशा के विरुद्ध ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देती, अतः केवल फ्रांस रह जाता था। फ्रांस जर्मन एकता तथा शक्तिशाली जर्मन राज्य को लेकर आशंकित था, अतः वह ऑस्ट्रिया का साथ दे सकता था। इस संभावना को समाप्त करने के लिए अक्टूबर 1865 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ गुप्त रूप से भेंट की। बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट को विश्वास दिलाया कि यदि वह प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध में तटस्थ रहता है तो उसे पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। फ्रांस की तटस्थता सुनिश्चित करने के उपरांत 1866 में बिस्मार्क ने इटली के साथ संधि की। इस संधि के अनुसार यदि 3 माह के अंदर युद्ध आरंभ हो जाता है तो इटली युद्ध में प्रशा का साथ देगा। इस तरह ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने का काम पूरा करने के साथ ही बिस्मार्क ने उसके साथ युद्ध की तैयारी भी आरंभ कर दी। बिस्मार्क महानता इसमें थी कि वह अपने काम के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता था, अपितु उसे पैदा करता था। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के लिए जमीन तैयार करने हेतु डेनमार्क के साथ युद्ध का इस्तेमाल किया गया। डेनमार्क राज्य के अधीन स्लेस्विग तथा होल्स्टीन 2 जर्मन ऊंची रियासतें या जागीर थीं। यहाँ की जर्मन जनता में असंतोष था। उनका पक्ष लेकर प्रशा व ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क पर हमला कर उसे पराजित कर 30 अक्टूबर 1864 की वियना संधि के लिए बाध्य किया गया। इस संधि के अनुसार डेनमार्क ने स्लेस्विग तथा होल्स्टीन की जागीर छोड़ दी तथा 1865 के गैस्टीन समझौते के अनुसार होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया तथा स्लेस्विग पर प्रशा का अधिकार हो गया। अब बिस्मार्क ने होल्स्टीन की जनता को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उकसाना तथा भड़काना शुरू कर दिया। इसका ऑस्ट्रिया के द्वारा विरोध किया गया तथा वह मामले को संघीय संसद में ले गया। बिस्मार्क ने आरोप लगाया कि ऐसा करके उसने गैस्टीन समझौते का उल्लंघन किया है। जून 1866 में प्रशा ने होल्स्टीन पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया ने संघीय संसद से अनुरोध किया कि वह प्रशा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। प्रशा ने इसके उत्तर में अपने प्रतिरोध को संघीय संसद से बुला लिया। 16 जून 1866 को प्रशा ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली ने प्रशा का साथ दिया। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की निर्णायक पराजय हुई तथा उसे 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के अनुसार वेनेशिया इटली को मिल गया तथा प्रशा राज्यों की सीमाओं में विस्तार हुआ। मेंज नदी के उत्तर के जर्मन राज्यों को मिलाकर उत्तर जर्मन राज्य परिसंघ की स्थापना हुई।
ऑस्ट्रिया जर्मनी से बाहर हो गया। प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध के बाद भी जर्मनी का एकीकरण अधूरा था। उत्तर जर्मन राज्य परिसंघ की स्थापना हो गई थी, किंतु मेंज नदी के दक्षिण के जर्मन राज्य अब भी अलग थे तथा प्रशा के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बिस्मार्क अच्छी तरह जानता था कि यह राज्य तभी प्रशा के साथ आएंगे जब किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से उनकी सुरक्षा तथा अस्तित्व को खतरा हो। अतः बिस्मार्क का लक्ष्य था इन राज्यों को यह विश्वास दिलाना कि उनकी सुरक्षा संकट में है। एकमात्र ऐसी शक्ति जो इन राज्यों की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर सकती थी फ्रांस था। अतः बिस्मार्क की नीति इन राज्यों की नज़र में फ्रांस को खलनायक के रूप में पेश करने की थी। जर्मनी के पूर्ण एकीकरण हेतु फ्रांस के साथ प्रशा का युद्ध होना आवश्यक था। अब बिस्मार्क ने चतुरतापूर्वक फ्रांस के साथ तनाव पैदा करने तथा दक्षिण जर्मन राज्यों के हृदय में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए चाल चलना आरंभ कर दिया। उसने यह सार्वजनिक कर दिया कि प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध में तटस्थ रहने की कीमत के रूप में नेपोलियन तृतीय ने राइन प्रदेश तथा लुक्समबर्ग को मांग की थी। इस जानकारी ने जर्मन राज्यों को फ्रांस की तरफ से आशंकित कर दिया। उधर नेपोलियन तृतीय भी यह महसूस करके उसे किसी भी प्रकार से तटस्थता की कीमत न देकर धोखा दिया गया है, फ्रांस तथा प्रशा के रिश्तों में कटुता पैदा हो गई। फ्रैंको प्रशा के तनावपूर्ण रिश्तों के इस दौर में ही स्पेन की गद्दी के उत्तराधिकारी का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। नेपोलियन तृतीय नहीं चाहता था कि प्रशा के राजवंश का कोई व्यक्ति स्पेन की गद्दी पर बैठे। यह स्पष्ट हो जाने पर भी कि प्रशा के राजवंश ने स्पेन की गद्दी की दौड़ से अपने को अलग कर लिया है, फ्रांस का राजदूत एम्स में प्रशा के राजा से मिला। राजा ने इसकी सूचना तार द्वारा बिस्मार्क को दी। बिस्मार्क ने एम्स को टेलीग्राम को इस तरह संपादित करके सार्वजनिक किया कि दोनों राज्यों की जनता यह सोचने लगी कि उनका राष्ट्रीय अपमान किया गया है। दोनों तरफ भावनाओं की तीव्र उभार युद्ध के पक्ष में हुआ। अंततः जुलाई 1870 में युद्ध आरंभ हो गया। दक्षिण जर्मनी के राज्य युद्ध में प्रशा के साथ आ गए। सीडान के युद्ध में नेपोलियन तृतीय को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। जर्मन सेनाओं ने फ्रांस में प्रवेश किया तथा फ्रांस की राजधानी वर्साय में 18 जनवरी 1871 को जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा की गई। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।